लेते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए आप, हम लोग आई थिंक प्रोग्रामिंग पे कर रहे थे काम, ठीक है, और फंक्शन वगैरह पे शायद डिस्कशन हो गया था। ओके, जो रैम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा जो रैम को यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम, ठीक है, तो वो रैम मेमोरी को कितने तरीके से यूज करता है। प्रोग्राम के रन करते समय कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रैम मेमोरी को कितने तरीके से यूज करता है। अरे बोलोगे जी? गजब है भाई एकदम। रैम का इस्तेमाल प्रोग्राम रन करते हो तो रैम को यूज करता है ना? यस या नो? यस सर। करता है। तो रैम का यूज करता है तो रैम को यूज वो कितने तरीके से करता है, हम ये पूछ रहे हैं। क्या रैम को डिवाइड करता है लैंग्वेज या नहीं करता है? क्या एक लैंग्वेज जो है पूरा का पूरा रैम को यूज कर जाता है? नो सर। नो सर। तो बताइए, थोड़ा बहुत बताइए, क्या आपके दिमाग में आया, क्यों नो बोले, कैसे करता है यूज? अरे गलत गलत दिमाग में आया तो कोई टेंशन नहीं, बोलो ना जी। सर स्टैक के फॉर्म में, स्टैक लग रहा है कि बताए थे हम, स्टैक के फॉर्म में। डीएस में बताया था, डीएस में बताया था। तो बताया हुआ है तो सिर्फ स्टैक के फॉर्म में यूज करता है, हीप नहीं यूज करता है। यस सर, स्टैक हीप दोनों यूज करते हैं। तो स्टैक का क्या मतलब हुआ, हीप का क्या मतलब हुआ? सर स्टैक जो होता है ना सर, हाँ। जो सॉल्व करता है मतलब जो मेमोरी वो होगा, रिमेनिंग पार्ट सर जो बचता है ना। हाँ, तो किसी भी प्रोग्रामिंग के द्वारा स्टैक मेमोरी कब यूज होता है और हीप मेमोरी कब यूज होता है? नहीं, सही है, आप लोग ठीक बोल रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज कि अगर मान लीजिए कि हम प्रोग्राम सी में लिख रहे हैं तो सी स्टैक को कब यूज करेगा और हीप को कब यूज करेगा। यानी प्रोग्राम के अंदर अगर वैल्यू का डिटर्मिनेशन वेरिएबल और एरे के द्वारा हो रहा है, ठीक है, प्री डिफाइंड एंटिटीज के द्वारा हो रहा है वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें वेरिएबल है, एरे, तो वो स्टैक में जाएगा। किस में जाएगा? स्टैक में। लेकिन अगर हम प्रोग्राम में डायनेमिक एलोकेट मेमोरी को एलोकेट करके वैल्यू को उस डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा? हीप में जाएगा। यानी जो आप वेरिएबल इंट x इज इक्वल टू 10 लेते हैं, कोई पूछे कहाँ गया, तो स्टैक में, ठीक है। आप इंट n5 बनाते हैं, एरे बनाते हैं, कहाँ है? स्टैक में, स्टैटिक है। लेकिन कोई कहेगा मैलॉक साइज ऑफ इंट कहाँ बनेगा? हीप में। हीप में, ठीक है। ओके, अब सी लैंग्वेज में पॉइंटर क्या है? किस लिए पॉइंटर? रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल। किसका रेफरेंस वेरिएबल? सही है, जो मेमोरी है उसका रेफरेंस वेरिएबल। एब्सोल्युटली राइट। मेमोरी का रेफरेंस वेरिएबल यूज करने के लिए, रखने के लिए पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम में हम किसी मेमोरी का, ठीक है, रेफरेंस क्यों रखेंगे, एड्रेस क्यों रखेंगे? और एक्सेसिंग फॉर एक्सेसिंग द फास्ट, फास्ट एक्सेसिंग करने के लिए, फास्ट एक्सेसिंग करने के लिए। ओके, यानी अगर हम किसी मेमोरी का एड्रेस प्रोग्राम में रखेंगे पॉइंटर के जरिए तो उस पॉइंटर से उस मेमोरी में हम डायरेक्ट चले जाएंगे, ठीक है, कोई इनडायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं होगा इस काम में। एंड दैट्स व्हाई वी कैन एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी डायरेक्टली।
ओके ओके, बस यही एक यूज है पॉइंटर का, और कोई दूसरा यूज नहीं है। दूसरा यूज पॉइंटर का, ये तो एक पार्ट हुआ इसका, ठीक है। दूसरा पार्ट, वी कांट यूज द हीप मेमोरी, अभी जो बात हो रही थी, विदाउट पॉइंटर। बिना पॉइंटर के आप हीप मेमोरी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब वेरिएबल और एरे का कंसेप्ट हीप में जाता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर हीप सर पॉइंटर का यूज एक सीक्वेंस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, हाँ जिसमें जो प्रीवियस पॉइंटर का यूज एक सीक्वेंस ऑफ मेमोरी बनाने के लिए कर सकते हैं, जिसमें प्रीवियस वाला जो भी डाटा है उसका एड्रेस फर्स्ट वाला रख सके, और फर्स्ट वाला जो भी डाटा है उसका एड्रेस नहीं, वो नहीं, ठीक है, लेकिन वो तो दैट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो आप बात कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आप डीएस के लिंक लिस्ट की तरफ बढ़ रहा है ना। यस सर, हाँ लिंक लिस्ट की तरह, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, वो तो है ही, वो तो उसका यूज है, एप्लीकेशन में आप शामिल कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो पॉइंटर को आपने कहा कि भाई प्रोग्राम से हम सीधे मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, मतलब मेमोरी पहले से बना हुआ है, उसका एड्रेस हम रख दिए हैं पॉइंटर में, ठीक है, और जब भी पॉइंटर कहेंगे तो उस मेमोरी में डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। ये उसका एक, ऐसा करने से हमारा प्रोग्राम बेहतर हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये तो उसका सिर्फ एक पहलू है, ठीक है। जो उसका मेजर, जो दूसरा पहलू है मेजर, वो ये है कि बिना पॉइंटर के हम हीप मेमोरी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब मेमोरी का एलोकेशन, क्योंकि वेरिएबल और एरे ये दोनों का कंसेप्ट कंपाइल टाइम पे होता है, ठीक है, तो जो जो मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट किया जाएगा उसका एड्रेस कौन रखेगा, क्योंकि रन टाइम पे तो ना वेरिएबल है ना एरे है, रन टाइम पे तो सिर्फ मेमोरी है और उसका एड्रेस है। तो उस एड्रेस को होल्ड करने के लिए, ताकि हम उस पर्टिकुलर मेमोरी में इनपुट आउटपुट करा सके, वी रिक्वायर पॉइंटर। अगर पॉइंटर नहीं होगा तो मेलक भी काम नहीं करेगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। हम मेलक किए, एड्रेस कहीं रखे ही नहीं, ठीक है, तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए भी, यानी डायनेमिक मेमोरी को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है, पॉइंटर का अहम रोल है। अगर पॉइंटर नहीं होगा तो वी कांट यूज डायनेमिक मेमोरी, वी कांट यूज हीप मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी को ही हीप मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। यस सर। ओके 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 ओके। अच्छा, सी में एक चीज लिखते हैं हम लोग, हैश डिफाइन। ये क्या होता है? एक लिखते हैं हैश इंक्लूड, ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्री प्रोसेसर। हैश डिफाइन, दैट इज ऑल्सो प्री प्रोसेसर। उस जो है डिफाइन के बाद सर जो भी हाँ, वर्ड हम लिखेंगे क्या कहते हैं इसको? हैश डिफाइन से जो कुछ भी बनाते हैं उसको कहते क्या है? एलियास बोल सकते हैं सर। एलियास नहीं बोल सकते हैं, एलियास उसका सोर्स कोड सर। ना 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 ना, सोर्स कोड नहीं, सोर्स कोड दूसरा चीज हो गया। प्रोग्राम के अंदर आप लिखते हैं ना, हैज डिफाइंड साइज स्पेस 5 लिखते हैं। यस सर। तो हैज डिफाइंड साइज 5 जो लिखते हैं, ये क्या है? क्या बना रहे हैं इससे? क्या कर रहे हैं आप? साइज डिफाइन कर रहे हैं। तो ठीक है, साइज डिफाइन कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली करेगा क्या? इसको क्या कहते हैं? कुछ तो कहते हैं। और क्यों साइज डिफाइन कर रहे हैं? क्या फायदा है इसका? बताया हुआ चीज है किसी के दिमाग में? एक जगह डिफाइन कर लेंगे सर और सब जगह उसका यूज कर लेंगे सर। हाँ सही है, एक जगह डिफाइन कर लेंगे, सब जगह यूज कर लेंगे, एकदम सही है। लेकिन कहते क्या है? मैक्रोज। मैक्रोज, वेरी गुड। मैक्रोज नहीं, मैक्रो, मैक्रो, ठीक है। हाँ मैक्रोज, एक से ज्यादा हो गया तो मैक्रोज, ठीक है, मैक्रो, ठीक है, दिस इज नोन एज मैक्रो।
ठीक है। एंड देन अगर हम लिखते हैं हैज डिफाइंड साइज 5 और कोई पूछेगा कि मैक्रो का नाम क्या है यहाँ पे, तो आपका जवाब क्या होगा? साइज। साइज, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ सर मैक्रो का नाम साइज है। फिर कोई पूछेगा कि मैक्रो जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है कि वेरिएबल की तरह बिहेव करता है? कांस्टेंट की तरह। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो चूंकि कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, तो जहां जहां हम साइज लिखेंगे वहां वहां साइज से रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशन है, जैसे 5 लिखे हैं, ठीक है, तो जहां जहां आप साइज यूज कीजिएगा वहां वहां 5 आ जाएगा ना, यस सर। एज अ कांस्टेंट के रूप में। तो हम इसका इस्तेमाल एरे एरे के साइज को डिक्लेयर करने के लिए कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि कहीं एक जगह चेंज करेंगे, उससे सारे जगह क्या हो जाएगा? अप्लाई होगा, काम होगा। अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो काम वर्क में कन्वीनियंस आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे वैल्यूज भी होते हैं जो अक्सर भूल जाते हैं, तो उसका भी हम मैक्रोस बना के रख सकते हैं। जैसे पाई का मान हम अक्सर भूलते हैं 3.14, तो हम पाई नाम से एक मैक्रो बना लेंगे, 3.14 रख देंगे, और जहां जहां हमको वैल्यू एक्सेस करना होगा वहां वहां पाई लिख देंगे, 3.4 अपने आ जाए, 3.14 अपने आप आ जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक। अच्छा, फाइल क्या होता है? व्हाट इज फाइल? If somebody asks what is file, tell me what is file? सर कलेक्शन ऑफ डाटा। Collection of data is called file। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सिर्फ इतनी बात से काम चल जाती या चल जाएगी, तो कलेक्शन ऑफ डेटा तो एरे में भी बनता है, तो क्या हम एरे को फाइल कह सकते हैं? नो सर। नो, नहीं कह सकते। तो फिर क्या और क्या बातें होनी चाहिए जो फाइल को प्रूव करे? कलेक्शन ऑफ डेटा, फाइल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ रिलेटिव डेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड या रिलेटिव डेटा। और क्या जोड़ दे इसमें? एक मिनट का समय दीजिए मुझे। हाँ जी, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटिव डेटा, और क्या जोड़े इसमें? अच्छा, वेयर वेरिएबल एग्जिस्ट, मैं पूछूं कि वेरिएबल कहाँ एग्जिस्ट करता है? जवाब बड़ा स्लो जवाब देता है सब। वेरिएबल कहाँ एग्जिस्ट करता है? चलो थोड़ा और इसको करते हैं, वेरिएबल किस मेमोरी में एग्जिस्ट करता है? वेरिएबल किस मेमोरी में एग्जिस्ट करता है?
वेरिएबल किस मेमोरी में एग्जिस्ट करता है? प्राइमरी में सर। प्राइमरी में, ठीक। फाइल कहाँ एग्जिस्ट करेगा? सेकेंडरी में। बिल्कुल सही, सेकेंडरी में, ठीक है। ओके, तो सेकेंडरी में करेगा, ठीक। हम जो प्रोग्राम रन कराते हैं वो कहाँ करता है, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? प्राइमरी में। प्राइमरी में, ठीक है। तो प्रोग्राम रन करता है प्राइमरी में, बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू इनपुट करते हैं, असाइन करते हैं, उसको रखता भी है प्राइमरी में। तो फिर हम फाइल की बात क्यों करेंगे, क्यों सेकेंडरी की बात करेंगे? कहीं तो उसको स्टोर कराना होगा ना सर लास्ट में। क्या कराना होगा? लास्ट में कहीं तो उसको स्टोर कराना होगा ना सर। लास्ट में रन कराने के बाद सर जो हाँ। भी आउटपुट आएगा प्रोग्राम का, चाहे हमको अगर बाद में उसको हाँ, रन हाँ। कराना है फिर से, तो फिर हमको कहीं तो सेकेंडरी में रखना होगा ना सर उसको। नहीं रखेंगे तो क्या होगा? ही नहीं रखता है ना रखेंगे तो सर लॉस्ट हो जाएगा सर डाटा। अच्छा, तो मतलब कि फाइल जो कि सेकेंडरी मेमोरी में बनता है, उसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम में इसलिए करते हैं ताकि वेरिएबल और एरे के द्वारा लिए गए डेटा को अगर मुझे परमानेंटली सेव करना है तो मैं उस डेटा को फाइल में ही सेव कर सकता हूं। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। यानी जो काम हम कर रहे हैं रैम में प्रोग्राम के थ्रू, जो इनपुट हम वेरिएबल या एरे के थ्रू कर रहे हैं वो टेम्परोरी है। अगर वो डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मुझे उसे फॉरएवर के लिए रखना होगा, और रैम कहता है कि हम फॉरएवर किसी चीज को रख नहीं सकते हैं, एंड दैट्स वाई हमें सेकेंडरी मेमोरी को यूज करना होगा। और सेकेंडरी मेमोरी डेटा को स्टोर करने का जो कंसेप्ट प्रोवाइड करता है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड अ फाइल। ठीक है, तो फाइल इज नथिंग बट अ secondary memory location where we can store the data permanently. Clear? Okay. तो मान लीजिए कि सेकेंडरी में फाइल है जिसको आप प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, तो प्रोग्राम में उस फाइल को आप कितने पर्पसेस के लिए यूज करेंगे डेटा के रिगार्डिंग? कितने पर्पसेस के लिए आप यूज करेंगे डेटा के रिगार्डिंग? कितने पर्पसेस के लिए आप यूज करेंगे डेटा के रिगार्डिंग? अरे दो बेसिक पर्पस है। अगर हम फाइल को यूज प्रोग्राम में कर रहे हैं तो दो ही ना काम करेंगे सर। एक काम करेंगे कि डेटा को स्टोर करेंगे यानी राइट करेंगे फाइल में ताकि डेटा परमानेंट रह सके। दूसरा सर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फाइल में ऑलरेडी डाटा है, हम उसको रीड कर सके इसलिए कर रहे हैं। तो दो बेसिक मैकेनिज्म है आपका, राइट करना या फिर रीड करना। क्लियर? ओके। यस फाइल के अंदर एंड ऑफ फाइल क्या होता है और उसका क्या बेनिफिट है? के बाद पता चलता है कि फाइल का एंड है सर, कि आगे नहीं पड़ता है। फाइल का एंड है, उसके आगे नहीं पड़ता है सर मेमोरी में। फाइल पूरा लोड करता है एंड ऑफ फाइल सेक्शन तक प्राइमरी मेमोरी में। मतलब एंड ऑफ फाइल के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर है जो हमें ये बताता है कि फाइल के डेटा की समाप्ति यहाँ पे हो चुकी है। टर्मिनेशन पॉइंट बताता है सर, टर्मिनेशन पॉइंट बताता है सर फाइल का।
ये तुम कहाँ पे हो जी सचिन राज? एकदम टुन 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 सर सुनाई बस से आ रहे हैं सर, आज आ रहे हो? बस से पटना आ रहे हैं, ओह, बस से पटना आ रहे हैं। चलो चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो एंड ऑफ फाइल, ठीक है, ये बताता है फाइल के अंदर कि मैं एक स्पेशल कैरेक्टर हूं, ठीक है, और मेरे को मिल जाने के बाद आपको ये समझना है कि मेरे बाद कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। फाइल की समाप्ति यहीं पे हो गई है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंड ऑफ फाइल। ओके, इसको चेक करने के लिए आपको दो तरीका याद होगा, एक EOF बताए थे, एक फंक्शन भी बताए थे, FEOF, अगर सी हम पढ़ाए होंगे तो। Yes, sir. ठीक है, यस सर। ओके, ठीक। एक बार पिछला वाला बताए थे, उससे बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। एक को क्वेश्चन किए थे स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल, तो क्या डिफरेंस नॉर्मली आप रखेंगे स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल में? सर स्ट्रक्चरल मीन सर सिक्वेंशियल वे में है, जहाँ से हम डेटा को सिक्वेंशियली सर्च कर सकते हैं। अन्य स्ट्रक्चर में वहाँ पे मतलब सिक्वेंशियल वे में नहीं है। नहीं, एक होता है ना स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, एक होता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। सी बेसिकली नोन एज स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लैंग्वेज और भी है जैसे गोटो वगैरह है, बहुत सारे और पुराने लैंग्वेज है जो नॉन स्ट्रक्चरल कैटेगरी में है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है, ठीक है, जिसमें डिसीजन मेकिंग की फैसिलिटी हो, लूप की फैसिलिटी हो, डाटा ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी हो, ठीक है, डेटा टाइप बनाने की फैसिलिटी हो। अगर इस तरह की फैसिलिटी मिलती है तो उस तरह के प्रोग्राम स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रक्चरल बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनमें नॉर्मली लूप का कंसेप्ट नहीं है और लूप के काम को करने के लिए गोटो का कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है, और डेटा कंपोजिट करने का कोई तरीका नहीं है। ओके, यानी डाटा टाइप बनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो ऐसे लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड। नॉन स्ट्रक्चरल या अनस्ट्रक्चरल, जो भी आप बोले। ठीक है, क्लियर? तो अभी तक सी के बाद, सी के पहले से ही और सी से अभी तक जो भी हम लोग मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल है। ठीक है, ओके। सी में भी गोटो का इस्तेमाल होता है, लेकिन सी में की बुक पढ़ेंगे तो ड्यू टू, चूंकि सी खुद स्ट्रक्चरल है, ड्यू टू वो खुद अपने आप में स्ट्रक्चरल बनने की वजह से वो कहता है कि मैं सी गोटो को सपोर्ट तो करता हूं पर आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अनस्ट्रक्चरल बिहेवियर को फॉलो करेंगे। ठीक है, और मेरे अंदर इसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आपको लूप प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक, ओके, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाने का पर्पस क्या था? व्हाई वी थॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले सर क्लास का कंसेप्ट नहीं था सर। तो क्या होता था, कोई भी अगर काम करता था एक कोड के ऊपर तो सिर्फ वही काम कर पाता था, अलग से नहीं कुछ कर पाता। जैसे मॉड्यूल वाइज में हम नहीं बांट सकते थे कोड को कि कोड को मॉड्यूल वाइज तो स्ट्रक्चरल में था हमारे पास, क्योंकि स्ट्रक्चरल इज आल्सो नोन एज अ फंक्शनल एंड प्रोसीड्यूरल, तो फंक्शन और प्रोसीजर का कंसेप्ट तो था मेरे पास। तो फंक्शन और प्रोसीजर सर जो भी हम यूज करेंगे सर वो क्लास के अंदर ही यूज करेंगे सर। अलग से उस फंक्शन को कॉल करना कॉल कराना पड़ता था सर। मुझे ऐसा बताइए कि मुझे एक चीज स्पष्ट हो जाए कि आखिर हम उप्स के कंसेप्ट को सोचे क्यों? इनहेरिटेंस हो गया सर, सबसे पहले जो कंसेप्ट हो गया वो सर इनहेरिटेंस हो गया सर। Okay, okay. But you are telling the features of the object oriented, and my question is basically, ठीक है, कि why we opt the object oriented concept? Because there is a already procedural concept here.
प्रोसीड्यूरल और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कंसेप्ट मेरे पास है, तो हम एक नए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा। यस सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी सर कम कर देता है सर। कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता है। वो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे स्ट्रक्चरल में कैसे था, कुछ समझा सकते हैं? यस सर, क्योंकि स्ट्रक्चरल में हम कोड को यूज नहीं कर सकते थे सर। कोड को में कर सकते थे, रीयूज नहीं कर सकते थे सर। क्यों नहीं कर सकते? फंक्शन बना लेंगे, उसको बार बार हम यूज करेंगे। फंक्शन भी तो रीयूज का ही तरीका है। ये भी है सर। चलिए, और सचिन बोल रहा है, और कोई बोलिए, उसको बस भी बज रहा है। और कोई दूसरा है तो बताइए, कुछ लोग। रोल नंबर ये AQ/2। अरे कुछ तो बताओ जी, जो दिमाग में है बताओ ना जी। सर सी में डेटा एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते थे सर, C++ में डेटा एक्सट्रैक्शन करते थे, कर पाते हैं। C++ में डेटा स्ट्रक्चर कर पाते थे, सी में नहीं कर पाते थे। सी में भी तो स्ट्रक्चर किए हैं, स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं। एब्स्ट्रैक्शन एडीटी नहीं होता था। हाँ, ये एक पॉइंट्स था कि एडीटी एक डीएस का कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। और एडीटी जो है वो हमें ये कहता है कि किसी चीज से रिलेटेड जो डेटा है और उस चीज से रिलेटेड जो डेटा है उस पे जो फंक्शनलिटी है, जिसे फंक्शन कहते हैं, उस दोनों को एक यूनिट बन के होना चाहिए। इससे दो फायदा होगा। एक तो सिक्योरिटी होगा, ठीक है, कि वो जिसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा वो एक्सेसिबल होगा, जिसको नहीं करेगा वो नहीं होगा। इस एक यूनिट में बनाने से फायदा ये होगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम 5 चीज को एक ही टोकरी में रख दिए, ठीक है, और उसको ढक दिए, तो हमें ना पता है कि एक टोकरी के अंदर 5 चीजें, क्योंकि हमने टोकरी में सारे चीजों को रखा है, ठीक है, ओके। अब जिन चीजों को, अब मान लीजिए कि हम टोकरी में उसको 5 अलग अलग हिस्से में बना के रखे हैं, ठीक है, यानी टोकरी के अंदर 5 ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। एक ब्लॉक्स में मान लीजिए हमने ग्रेप्स को रख दिया, एक में हमने ऑरेंज को रख दिया, ठीक है। अब टोकरी मेरा है, उसमें रखी गई चीज भी मेरी है। मैं ये डिसाइड कर दूंगा कि किसी को कुछ नहीं देना है तो कोई नहीं ले पाएगा। मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि ग्रेप्स जो है ना, कोई भी बाहर का बंदा ग्रेप्स ले सकता है, तो ग्रेप्स वाला जो कॉलम, जो उसका सेक्शन है, उसको मैं ओपन कर दूंगा, बाकी क्लोज रखूंगा, ठीक है। उसको लगेगा सिर्फ ग्रेप्स है, ग्रेप्स ही ले रहा है, ठीक है। उसको क्या पता है कि ग्रेप्स के अलावा और भी सेक्शंस है और मैंने उनमें और भी चीजें रखी हुई हैं। ये एक फैसिलिटी मिलेगा हमको तब जब हम चीजों के बीच में एडीटी अप्लाई करेंगे। और सी में, ठीक है, एडीटी को डायरेक्ट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। स्ट्रक्चर से डेटा ऑर्गेनाइज कीजिए, फंक्शन अलग है, ठीक है। डेटा और फंक्शन दोनों को ऑर्गेनाइज करने की व्यवस्था नहीं थी। यही व्यवस्था ढूंढा गया, ठीक है, जिसकी वजह से हमको जो कंसेप्ट मिला, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें क्लास जो है वो एडीटी का बेस्ट एग्जांपल है। यानी जो हम क्लास बनाते हैं उस क्लास के जरिए हम डेटा और उससे रिलेटेड मेथड दोनों को एक यूनिट में कंबाइन कर सकते हैं, दोनों को एक यूनिट में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। इससे फायदा हुआ, सिक्योरिटी मिला, और इसी सिक्योरिटी के हिसाब से क्लास में ये कहा गया कि जब भी आप उप्स के कंसेप्ट से काम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, क्लास बनाते हैं, तो क्लास के अंदर 3 स्कोप होगा। तीनों स्कोप के अनुसार डेटा या मेथड्स डिफाइन होंगे, जो होगा प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ये बात हम लोग सी में नहीं बात कर रहे थे। सी में सिर्फ 2 ही बात हो रही थी, लोकल ग्लोबल। लोकल ग्लोबल फंक्शन के अंदर डाल दिए तो लोकल, और फंक्शन से बाहर सेपरेटली है तो ग्लोबल। तो ग्लोबल है तो सबका है, लोकल है तो किसी का नहीं है, जिसका है सिर्फ उसी का है,
ठीक है। अब बीच में यहाँ पे एक बात हमेशा अटक जाती है कि हम कुछ चीजों को ऐसा है कि कुछ चीजों के लिए ग्लोबल रखना चाहते हैं, कुछ चीजों के लिए, कुछ लोगों के लिए लोकल रखना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी वहां पे था नहीं। यानी हम ऐसे डेटा है जिनमें कुछ के लिए हमको ग्लोबल बिहेवियर देना है, लेकिन कुछ के लिए लोकल बिहेवियर देना है। तो सी कहता है कि ऐसा कैसे होगा, या तो ग्लोबल बनाइए या तो लोकल बनाइए। ग्लोबल बनाइए तो सबके लिए हो गया, लोकल बनाइए तो सिर्फ उसी फंक्शन के लिए हो गया, दूसरा किसी के लिए नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे इसी चीज को और फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे क्लास बनाया गया और उसमें 3 सेक्शन दिया गया है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ये सुने हैं ना वर्ड कि नहीं सुने हैं? सुने हैं सर। सुने हैं। तो अगर कोई भी चीज क्लास के अंदर है और वो प्राइवेट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्लास के अंदर ही रहेगा, क्लास से बाहर नहीं निकलेगा। पॉइंट क्लियर? लेकिन हम एक क्लास बना रहे हैं और सारे चीजों को प्राइवेट कर दे तो फिर उस क्लास का कोई मोटो भी नहीं होगा, कोई मोटो नहीं है। ठीक है, वो यूजलेस हो जाएगा एक तरह से। क्लियर? ओके। इसीलिए एक्सेस स्पेसिफायर बनाया गया सर। क्या बोल रहे हैं? इसीलिए एक्सेस स्पेसिफायर बनाया गया सर, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड सर। हाँ बिल्कुल बनाया गया है। मेरा क्वेश्चन ये था, मैं ये बता रहा था कि अगर हम सारे चीज क्लास के अंदर के सारे चीजों को हम प्राइवेट स्पेसिफायर में डाल देते हैं तो क्या होगा? क्लास के बाहर तो ऑब्जेक्ट भले बन जाए, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से हम किसी भी चीज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या वो एक्सेस होगा? आउटसाइड नहीं हो पाएगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा तो किसी भी क्लास को बनाए हैं तो इसका मतलब यूज तो आउटसाइड ही करना है ना। यस सर। ठीक है। और हम कह रहे हैं कि सारी चीज को हम प्राइवेट कर दिए हैं तो फिर हम आउटसाइड उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो वो क्लास होने के बावजूद भी यूजलेस हो जाएगा ना। ठीक है। तो इसलिए किसी भी चीज को, ठीक है, हम 100% प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि एटीएम मशीन है, हम लगा दिए और दुकान उस जिसमें लगा हुआ, जिस दुकान में, जिस शॉप में लगा है उसमें शटर में ताला मार के रखे रहे, तो क्या एटीएम का इस्तेमाल आप कर पाएंगे? अरे भैया कॉमन सेंस लगाने की बात है। एटीएम जिस दुकान में रखा हुआ है उसमें शटर ताला मार दीजिए, आप प्राइवेट हो गया कि नहीं हो गया? यस ठीक सर। है। अरे जो बैंक है उसको पता है कि मैंने एक दुकान लिया, इसके अंदर एटीएम है, ताला लगा दिया। पब्लिक को क्या पता है? पब्लिक को पता कुछ नहीं है, बंद है। ठीक है, वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, प्राइवेट हो गया। ठीक है, तो फिर उस एटीएम में लगाने का फायदा क्या है जब हम उसको 100% क्या कर दिए? प्राइवेट कर दिए। क्लियर? ठीक है। लेकिन जब हम एटीएम यूज करते हैं तो हम एटीएम यूज करते हैं, हम उसके कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके टच पैनल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, पैसा वो निकालता है वो हम ले लेते हैं, लेकिन जहां पे पैसा रखा हुआ है वो तो लॉक है, लॉक है ना। यस सर। ठीक है, तो जो लॉक है वो मेरे लिए क्या हो गया? प्राइवेट। लेकिन जो चीज मेरे को दे रहा है कि नहीं, यू कैन यूज द कीबोर्ड, कीपैड, आप कीपैड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टच मॉनिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं, वो क्या हो गया? पब्लिक हो गया। क्या हो गया? पब्लिक। ठीक। तो इसका मतलब कि कोई भी चीज, अगर कोई भी क्लास हम बना रहे हैं तो उसकी एक्सेसिबिलिटी 100% प्राइवेट हम नहीं रख सकते हैं। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, उसकी एक्सेसिबिलिटी हम 100% क्या नहीं रख सकते हैं? प्राइवेट सर। हाँ, तो इसका मतलब है कि अगर किसी क्लास के अंदर, ठीक है, 10 मेथड है तो 9 को आप प्राइवेट बना दीजिए, लेकिन एक को आपको क्या रखना होगा? पब्लिक। पब्लिक रखना होगा। ठीक है, और उस एक जिसको पब्लिक बनाया है उसमें बाकी 9 को आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो पब्लिक तो सिर्फ उस 10वें को यूज कर पाएगा और वो 10वां बाकी 9 को यूज कर लेगा। ठीक है, तो वो 9 यूजर से सिक्योर भी हो गया और इस्तेमाल में भी आ गया। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आया समझ में? अगर मैं
मान लो कि 10 मेथड एक क्लास के अंदर बना रहा हूं, 10 मेथड मतलब फंक्शन, और 10 मेथड को मैंने प्राइवेट कर दिया, तो उस क्लास बनाने का कोई फायदा हुआ? उसके ऑब्जेक्ट बना के हम किसी भी मेथड को एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो कहता है करना भी नहीं है ऐसे। हम जो क्लास बनाएंगे उसमें मैक्सिमम मान लीजिए 10 है, तो हम 9 को प्राइवेट बना देंगे। हम चाहते हैं कि 9 जो है वो यूजर के द्वारा एक्सेसिबल ना हो, बिल्कुल हम प्राइवेट बनाएंगे 9 को, और 10वें को हम पब्लिक बना देंगे। और उस 10वें को जो कि यूजर के द्वारा एक्सेसिबल होगा उसमें बाकी 9 का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि वो 10वां भी तो क्लास के अंदर ही है। तो जो क्लास के अंदर है वो तो क्लास के चीजों को यूज कर ही सकता है, कर सकता है ना। यस अरे एक क्लास के अंदर 10 फंक्शन है, 9 प्राइवेट है, 1 पब्लिक है, तो जो पब्लिक है वो भी तो 9 प्राइवेट को अपने अंदर यूज कर लेगा, क्योंकि वो भी तो क्लास का पार्ट है। ओके, लेकिन क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के द्वारा सिर्फ वो 10वां जो पब्लिक है वो एक्सेसिबल होगा, बाकी 9 एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट चाहेगा कि उन 9 को हम में से किसी एक को हम एक्सेस करें तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो सभी प्राइवेट है। तो दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस। एक सिक्योरिटी बढ़ जा रहा है, एक्सेसिबिलिटी का निर्धारण हम कर सकते हैं। यही वजह है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जब कंसेप्ट आया तो जितने भी मोस्ट ऑफ लैंग्वेज या जो भी प्रोग्रामर थे वो इसी को प्रेफर करने लगे कि एक बेहतर है। ठीक है, सिक्योरिटी के लिहाज से बेहतर है, ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिहाज से बेहतर है, क्योंकि हर एक थिंग को, हर एक एग्जिस्टिंग थिंग को हम एक क्लास ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मान लीजिए कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे टीचर एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, मतलब क्लास के रूप में है, स्टूडेंट एक क्लास के रूप में है, ठीक है, बुक्स एक क्लास के रूप में है। ठीक है, ओके। अब अगर इनमें फ्यूचर में कभी मॉडिफिकेशन करना है तो मेरे लिए आसान होगा। अगर मॉडिफिकेशन टीचर का है तो सिर्फ टीचर पे कंसंट्रेट करना है, स्टूडेंट और बुक्स पे हमें कोई कंसंट्रेशन नहीं करना है, उनका काम चलता रहे। तो ये एक बेहतर अप्रोच मिला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उपस पे थोड़ा और बात करेंगे। ओके, और